अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो आज का लेक्चर बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मोर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आ जाता है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें विटामिन्स इंक्लूड होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली द मेजर एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है कि हमारी जो तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उनमें से जो ज़्यादा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें से हमारी डाइट का जो ज़्यादातर पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं या जो ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डाइजेशन कैसे होती है। सपोज आपने जो है वो लिया है सैंडविच लिया है जो कि स्टार्च का जो है वो सोर्स है। स्टार्च बेसिकली क्या है? स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट की टाइप। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप है। सपोज आपने जो है वो सैंडविच लिया जो कि स्टार्च का सोर्स है। अब स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमलोज एंड एम्लोपेक्टिन। ठीक है, एमलोज बेसिकली लीनियर चेन होती है और एम्लोपेक्टिन ब्रांच चेन होती है। मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा जो फोकस है वो मेन डाइट पे है कि डाइट से हमने डिजीजेस को कैसे क्योर करना है, बेसिकली हेल्दी डाइट क्या है और सारा डाइट के रिलेटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही। तो ठीक है, जब स्टार्च कंज्यूम किया, सैंडविच कंज्यूम किया, तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है ना, ये बेसिकली यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइवा और स्लाइवरी एमलेस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली बाय टंग एंड केमिकली बाय स्लाइवरी एमलेस। अब जो है वो हमारा जो फूड कंपोनेंट है वो जब जाएगा हमारा स्टमक में, तो स्टमक में बेसिकली क्या होगा कि उसकी डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एसिडिक कंडीशन में जो स्लाइवरी एमलेस है जो कि हमारे माउथ में सिक्रीट हुआ था, उसकी जो है वो वर्किंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। देन वो जो फूड था वो जाएगा हमारे इस पोर्शन में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये बेसिकली हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज अब नेक्स्ट एंजाइम सिक्रिएट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कि अल्फा एमलेज। अल्फा एमिलेज जो है वो फर्दर इसकी जो ब्रेक डाउन है, जो डाइजेशन है स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो इंडक्ट करवाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारी डाइजेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड होगी और एब्जॉर्प्शन भी है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी। द नेक्स्ट वन, जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगी हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होगी। ल्यूमेन कहते हैं हम सेंट्रल पोर्शन को, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो बेसिकली होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो जो सेंट्रल पोर्शन है उसे ल्यूमेन कहेंगे। स्टमक में क्या हुआ था कि स्लाइवरी एमलेस की डाइजेशन तो स्टॉप हो गई थी, मतलब कि उसकी वर्किंग स्टॉप हो गई थी ड्यू टू एसिडिक कंडीशन, लेकिन जो स्टार्च है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया था ओलिगोसेक्राइड एंड शॉर्ट पॉलीसेक्राइड में। ठीक है, देन फर्दर क्या हुआ था ड्यू टू पैनक्रियाटिक एमलेस, यहाँ पे ल्यूमेन में स्टार्च की फर्दर हाइड्रोलिसिस हुई थी इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है आपको दिख रहे हैं ये इंटेरोसाइट सेल्स हैं। अब इंटेरोसाइट सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन में है ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं जो कि फर्दर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करते हैं। बट बिफोर दैट यहाँ पे जो एपिकल सरफेस है, एपिकल मतलब कि जो फ्रंट सरफेस है इंटेरोसाइट की, वहां पे क्या होगा कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूकोज को इंटेरोसाइट में एंटर होने में हेल्प आउट करते हैं। होता बेसिकली क्या है कि जो सोडियम आयंस है वो थ्रू आउट ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दो सोडियम आयन जो हैं इंटेरोसाइट में एंटर होते हैं तो उसके कंपेयर में क्या होगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इंटेरोसाइट में एंटर होगा। यहाँ पे ग्लू2 प्रेजेंट है जो कि अब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, ये क्या करेंगे जब ग्लूकोज जो है वो इंटेरोसाइट में एंटर हो जाएगा तो ये ग्लू2 जो है ये ग्लूकोज को ब्लड में जो है वो सिक्रीट करेंगे। ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जब ग्लूकोज जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। देन फर्दर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में, मसल्स में, लिवर में ग्लूकोज जाएगा, वहाँ पे एज अ ग्लाइकोजन ग्लूकोज स्टोर हो सकता है। मतलब कि जो भी बाकी एनर्जी नीड्स है हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज से रिलेटेड है वो फर्दर जो है वो इसमें जब ब्लड में जो है हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है तो फर्दर नीड्स जो है हमारी इस ग्लूकोज से पूरी होंगी।
नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थ्री टाइप्स हैं, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। स्टार्च के कम्प्लेक्स टाइप है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि एमलोज एंड एम्लोपेक्टिन। स्टार्च में हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स सोर्सेज आ जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि पोटैटो है, ब्रेड है, जो ऐसे सोर्सेज जो रिफाइंड नहीं है बट हेल्दी भी नहीं है अगर आप उन्हें एक्सेस में कंज्यूम करो तो। द नेक्स्ट वन इज शुगर। शुगर क्या है, रिफाइंड सोर्स आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी सोर्स नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। द थर्ड वन इज फाइबर। फाइबर जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम प्रेफरेबल सोर्स है और क्यों प्रेफरेबल सोर्स है। Preferable source of carbohydrate, which is fiber. Fiber has various important functions in our body. ठीक है, the first thing is कि fiber जो है हमारी बॉडी में easily digest नहीं होता। easily digest नहीं होगा तो feeling of fullness काफी देर तक रहेगी, जिसे हम satiety भी कहते हैं। अब फीलिंग ऑफ फुलनेस काफी देर तक रहने की वजह से हमें हंगर फील नहीं होगा थोड़ी देर बाद, और हम अपनी क्रेविंग्स को खत्म करने के लिए अनहेल्दी स्नैकिंग नहीं करेंगे। फाइबर के सोर्सेज में हमारे पास होल ग्रेन्स आ जाते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अब दो टर्म्स हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं हम कि हमारी बॉडी में कितनी जल्दी कोई फूड प्रोडक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करता है, और ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं हम कि हमारी बॉडी में कितनी देर तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज रहता है। ये दो टर्म्स हैं। अब फाइबर के जो फूड सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास जो है होल मील आते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, जिसमें रिफाइंड शुगर, वाइट राइस, वाइट फ्लोर आ जाता है। ये क्यों प्रेफरेबल नहीं है, हम इन्हें क्यों कंसिडर नहीं करते अपनी प्रायोरिटी में? तो इसलिए कि हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का एक ओवरऑल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप मशीन में ही एक प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जो व्हीट कर्नल होता है ना, उसके थ्री पोर्शंस होते हैं, ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म। अब जो जर्म एंड एंडोस्पर्म है वो फाइबर सोर्स है, जो कि मशीन में जब रिफाइन होता है एक प्रोडक्ट तो उसमें वो उसे रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास ब्रान आता है जो कि हाईली स्टार्च कंटेनिंग प्रोडक्ट है। अब अगर आप मशीन में ही एक फूड को रिफाइन कर रहे हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वो डायरेक्ट जाके ब्लड में अब्सॉर्ब होगा, जिससे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होगी, वेट गेन भी होगा, क्योंकि अगर बॉडी वो काम ही नहीं कर रही जो कि उसका है, डायरेक्ट वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। जब एक्सेस ग्लूकोज होती है, वो एक्सेस ग्लूकोज होगी, वो जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी लीवर एंड मसल्स में, ठीक है, तो जो रिमेनिंग होगी वो हमें एक फैट में कन्वर्ट होगी, वो हमें हमारी बॉडी में फैट प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए फाइबर कंज्यूम करना चाहिए, ये प्रेफरेबल सोर्स है। इसके जो सोर्सेज में होल ग्रेन्स आ जाते हैं, लेंटिल्स, बेसिल सीड्स, बेरीज, ईच काइंड ऑफ बेरीज में आती है, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी। तो मतलब ये प्रेफरेबल सोर्सेज है। हमें अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है तो हमें चाहिए कि हम स्टार्च लें, स्टार्च जो है हमारा जो मेजर पोर्शन है वो स्टार्च से हम ले रहे हैं, लेकिन स्टार्च जो है वो रिफाइन नहीं होनी चाहिए, फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें नट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए। अब आरडीए कहते हैं हम कि जो हमारी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट की, उसे हम आरडीए कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की है 130 ग्राम पर डे, कि जो एवरेज पर्सन की, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1800 किलो कैलोरीज है, तो उसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है वो 130 ग्राम है, जो कि हमें हेल्दी सोर्सेज से फाइबर से लेने चाहिए। अब 45 टू 65% ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ये बेसिकली मील प्लानिंग में हमें हेल्प आउट करता है कि अगर डायबिटिक पेशेंट का मील प्लान बनाना है तो हमें 45% हम लेंगे, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमें 4 किलो कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टोरेज, कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर कैसे होता है। तीन चीजें आ जाती हैं, लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। हमारी बॉडी में जब एक्सेस ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हमें एक बैलेंस रखना चाहिए किसी भी चीज़ का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। टॉक्सिसिटी हमने नहीं करनी किसी भी फूड की। लीवर में क्या होगा कि जब ग्लूकोज का जो है एक्सेस में हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस।
लीवर में जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसकी जो होती है वो 100 ग्राम जो है वो लीवर में स्टोर होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, जो कि ग्लूकोज बेसिकली होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो 300 ग्राम्स होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की जो साइकिल्स हैं, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स हैं। द थर्ड थिंग इज ब्रेन। ब्रेन में हमारा जो ग्लूकोज का स्टोरेज यूनिट नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजरस है ब्रेन के लिए, कि लो ग्लूकोज लेवल हमें जो है उससे हमें प्रिवेंट करना है अपनी बॉडी को। मतलब ये कि जिस तरह लीवर के पास अपना स्टोरेज यूनिट है, मसल्स के पास है कि अगर आप ग्लूकोज इनफ नहीं ले रहे, तो ग्लूकोज इनफ नहीं ले रहे तो लीवर और मसल अपने जो स्टोरेज यूनिट है उन्हें कंज्यूम करेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे, उन्हें यूटिलाइज करेंगे, तो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होगी। लेकिन ब्रेन के पास अपना कोई भी ग्लूकोज का स्टोरेज यूनिट नहीं है, इसलिए उसको कंटिन्यूसली बॉडी से जो है ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ग्लूकोज की जो बैलेंस अमाउंट है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो हम लेते रहें, ना ज़्यादा एक्सेस में लें, ना ज़्यादा लो क्वांटिटी में लें, ताकि जो हमारी बॉडी का ओवरऑल फंक्शन है वो बैलेंस में रहे। Imbalance in carbohydrate level. Basically, there are two kind of conditions, hypoglycemia and hyperglycemia. हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, जो कि ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्रेन को। सडन शॉक मिलना ब्रेन को ड्यू टू लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इससे क्या होगा कि ब्रेन स्ट्रोक होगा एंड फर्दर हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ब्रेन के पास अपना ग्लूकोज का स्टोरेज यूनिट प्रेजेंट नहीं है। उसे कंटिन्यूसली बॉडी से जो है वो ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, उसे बॉडी से एनर्जी रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रादर देन लिवर एंड मसल्स के पास अपना स्टोरेज यूनिट जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कि जब अगर आप इनफ ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करें तो उसको वो यूटिलाइज करते हुए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट ब्रेन के पास ऐसा कोई यूनिट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को फेस करें। हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली जब रिफाइंड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल मुसलसल जो है वो आपका राइज होगा, तो उससे फर्दर डायबिटिक कंडीशंस में भी आप जा सकते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट हैं करंटली वो पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत पुअर है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो एक्सपेंसिव फूड प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करें। हम अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी डाइट से जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स को है वो निकाल सकते हैं। हम होल मील का यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कि अगर आप राइस कंज़्यूम कर भी रहे हैं, व्हाइट राइस कंज़्यूम कर रहे हैं, तो अगर हाफ पोर्शन जो है अगर आपका राइस है, तो उससे डबल पोर्शन जो है वो आपका सैलेड का होना चाहिए, वेजिस का होना चाहिए, ताकि बॉडी में जाके वो जो ग्लूकोज़ लेवल है वो बैलेंस रहे। एकदम से जो है उसमें राइस नहीं हो। तो हम ग्लूकोज लेवल या कार्बोहाइड्रेट लेवल को बैलेंस करने का इसलिए भी ज़्यादा कहते हैं कि जो मोस्ट एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है, और हमारी डेली लाइफ में जो ज़्यादा हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। इवन हमारा स्टेपल फूड वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। स्टेपल फूड कहते हैं कि ऐसा फूड जो कि हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो हमारी जो नीड में ज़्यादा है, हमारी जो हमारा बेसिक मील जिसमें, ठीक है, बेसिक मील पे जो है वो फूड हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जिस तरह हम व्हीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, गंदम। बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंट स्टेपल फूड है, इंडिया का भी जो है स्टेपल फूड वो व्हीट है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे हेल्दी वे में कंज्यूम करें। जो अगर आप व्हीट में को अगर आप फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे मशीन्स में जो है उसको फ्लोर में कन्वर्ट करवाएँ जहाँ पे आपको यकीन है कि वो उसका जो फाइबर पोर्शन है वो रिमूव नहीं करेंगे, उसको व्हाइट फ्लोर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो हमें चाहिए कि हम मतलब कोई भी किसी भी लेवल कोई भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो उसमें टॉक्सिसिटी भी नहीं हो, मतलब एक्सेस भी नहीं हो, उसका लेवल इतना कम भी नहीं हो कि हमें मैल न्यूट्रिशन हो जाए, हमें जो है डेफिशिएंसीज़ हो जाएँ।
तो इसलिए हमें हर न्यूट्रिएंट को बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए। फर्दर हम बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ेंगे, फैट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, इवन विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पढ़ेंगे कि हम उन्हें किन फूड से कंज्यूम कर सकते हैं, किन सप्लीमेंट से हम उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। So that's all for today's lecture. I hope you learned something in today's lecture. Let's meet in next lecture again. Until then, Allah Hafiz. Thank you so much.